Now we move on to question number 14. The half-life of astatine with mass number 215 is 100 milliseconds. The time taken for the radioactivity of a sample of astatine 215 to decay to 1/16th of its initial value is. We given 4 options: A 400 microseconds, B 600 microseconds, C 40 microseconds, and D 300 microseconds. So this is the question about half-life and stuff. So how will we get through this? Okay. इनिशियल वैल्यूज में दी नहीं है, बस हमें रेशियो की बात की गई है, तो इनिशियल वैल्यूज में कोई मतलब भी नहीं है। बिल्कुल। और हमें पता है रेडियो एक्टिविटी इज इक्वल्स टू लैम्डा रेट कांस्टेंट इनटू नंबर ऑफ प्रेजेंट। ठीक है, बिल्कुल। अब जो नंबर होता है हमें पता है नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो प्रेजेंट है एट दैट गिवन टाइम, हम लोग उसे कह सकते हैं n/n0 जो होता है वो नंबर ऑफ मोल्स होता है। ठीक है, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स हम लोग ये भी कहते हैं गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास होता है। ठीक है। अब एटॉमिक मास और Na सेम है, बिल्कुल, कोई कांस्टेंट है, मतलब एक चीज मतलब के हाँ लिए। भाई। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं जो n है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है गिवन मास के। ठीक है, जो मास प्रेजेंट है। अब रेडियो लैम्डा जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए लैम्डा इज कांस्टेंट। ओके। ठीक है, अब बचा क्या, तो रेडियो एक्टिविटी is directly proportional to n which is directly proportional to given mass. ठीक है। ओके। अब रेडियो एक्टिविटी 1/16 तो रही है, तो गिवन मास भी जो है विद टाइम, ठीक है, 1/16 तो जाएगा, मतलब T1 Ti और T फाइनल पे जो मासेस आ रहे हैं हमारे उसका रेशियो आ जाएगा 16, क्योंकि इनिशियली सपोज 1 है तो 1/16 है तो 1/1/16 16 आ जाएगा। ठीक है, बस अब हमें वो निकालना है। अब हमें पता है नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, T हाफ लाइफ्स के बाद जो मास है वो हो जाता है 1/2 इंटू नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स रेज़ टू द पावर नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। हाँ, बिल्कुल सही। ठीक है, T टाइम के बाद। अब नंबर ऑफ 1/16 दे रख, मतलब 16 है। ठीक है, तो ये ऑपोजिट आएगा एक्चुअली, तो TF अपॉन TI जो है 1/16 हो जाएगा। वो कह सकते हैं हम लोग 1/2 की पावर 4, मतलब नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स कितने आ गए हमारे पास, 4 आ गए। ठीक है, तो अब टाइम कितना लगेगा हमें, टोटल टाइम T इज इक्वल्स टू 4 इंटू T हाफ। अब T हाफ हमें 100 दे रखा है, तो 4 इंटू 100 microseconds, so that is 400 microseconds, which is actually answer A. Okay, this was easy with interesting. हमने इसमें क्या किया, हमें पता है कि रेडियो एक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द गिवन मास, तो फिर उससे हमें पता चल गया कि 1/16 आएगा। हमें पता है 1/2 रेज़ टू द पावर नंबर ऑफ हाफ लाइव्स इज इक्वल टू हमारा TF/TI होता है, तो उससे हमारा नंबर ऑफ हाफ लाइव्स 4 आ गया। हमें एक हाफ लाइफ का ही टाइम पता है, तो हमें 4 हाफ लाइफ्स का भी टाइम पता है। सो वी गेट द आंसर 400 माइक्रोसेकंड्स। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 14. Now we move on to question number 15. Half-life of a substance is 20 minutes. What is the time between 33% decay and 67% decay? Your options are A 40 minutes, B 20 minutes, C 30 minutes and D 25 minutes. तो आप कौन सा ऑप्शन लॉक करना चाहेंगे? ओके, चलिए आंसर की तरफ पढ़ते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हम लोग को 33% डिके और 67% डिके। तो बच्चे क्या करते हैं, 33% डिके और 67% डिके के लिए ये इक्वेशन लिख देते हैं जो जनरल आती है, इक्वल्स टू n0 e की पावर माइनस लैम्डा टी। अब परसेंटेज डाल के सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, लेकिन बहुत अजीब सा बकवास मेथड है ये। ओके, मैं भी इसी से करता हूँ। क्वेश्चन जो है हमें दे रखा है टाइम डिफरेंस निकालना है। ठीक है, अब ई की पावर हम लोग को कैलकुलेटर तो है नहीं हमारे पास जो हम लोग कैलकुलेट करने बैठ जाए, तो क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। हमें क्या बोला है, डिफरेंस निकालना है 67% डिके और 33% डिके में। हमें क्या बोला है, डिफरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इस क्वेश्चन की। ठीक है, ठीक है।
अब जब 67% डिके हो गया तो कितना बचा हमारे पास? 0.33% बचा बिल्कुल सही। ऑफ एन नॉट जब 67% डिके हो है। गया, ठीक है, बिल्कुल सही। और जब 33% डिके हो गया तो हमारे पास कितना बचेगा? 67। 0.67 एन नॉट। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो 0.67 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करें, या जो गिवन नंबर है अगर हम लोग इससे डिवाइड करना चाहें 0.33 से, ठीक है, तो वो एक्चुअली 2 देगा अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो मतलब जो नंबर है वो आधा और है। ठीक है। अब हाफ लाइफ की डेफिनेशन पे जाते हैं। ठीक हाफ है। लाइफ क्या होता है? हाफ लाइफ इट इज द टाइम टेकन फॉर द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई टू decrease to half of its present initial number. ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है? आधा में डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो टाइम देखा जाए डेफिनेशन के हिसाब से टाइम हाफ लाइफ भी लगेगा, एक हाफ लाइफ, तो आंसर आ जाएगा 20 मिनट्स। अब इसमें कैच क्या था? प्रेजेंट। हम लोग किसी भी पॉइंट से कंसिडर कर सकते हैं, ये नहीं कि हमें जैसे हम लोग क्वेश्चंस में करते हैं 100 से 50 आएगा, फिर 25 आएगा, फिर 12.5। किसी भी पॉइंट से हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। और ये हिंट कैसे मिली? क्योंकि क्वेश्चन में डिफरेंस दे, अगर हमें ये दे रखा हो तो 50% से 25% आना, तो भी हमारा आंसर तो भी कर सकते हैं। 40 से 20 दे रखा हो, अगर 40 से 10 भी दे रखा है तो दो हाफ लाइफ हो गई, 2 हाफ लाइफ हो जाएंगी उसमें। ठीक है, वाह। मतलब इसमें हमें टाइम वेस्ट करता, हमें क्वेश्चन में हमेशा ऐसे ही करता था n = n0, इससे तो बहुत लंबी कैलकुलेशन जाती थी, गंदी गंदी सी। तो क्वेश्चन में हमें देखना चाहिए डिफरेंस पूछ रहे हैं, कोई एग्जैक्ट आंसर पूछ रहे हैं। ठीक है, ठीक है। और हमें डेफिनेशंस जो एक्यूरेट इसलिए बोलते हैं याद करना, ठीक है, एक वर्ड का मतलब होता है। सो दिस वाज अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। आप इसको बहुत लंबे मेथड से सॉल्व करते हैं, आंसर आ जाता है आपका, बट बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है जेई के लिए, विच इज लाइक अ हैवॉक। सो हमारा बहुत इजीली आंसर आ गया। हमें हाफ लाइफ दे रखी थी, उसके एक बार ही 20 मिनट्स आंसर आ गया। तो हम लोग कह देंगे हमारा जो आंसर है ऑप्शंस के हिसाब से वो है बी। सो कंप्यूटर महाशय बी को लॉक कर दिया जाए। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 15। So the question number 16 is a multiple correct type question. The question is, which of the following statements is correct? A. Proton-neutron ratio decreases in alpha decay. Proton-neutron ratio increases in beta minus decay. The half-life of radium depends on its initial concentration. And D. Carbon-14 is used for finding the age of fossil fuels by a method known as carbon dating. तो बताइए इनमें से कौन कौन से सही हैं? ओके, अब देखा जाए ये एक्चुअली फिजिक्स का क्वेश्चन कम है, ये थ्योरी है जो हमें याद करनी है। ठीक है, बस हम लोग कुछ चीजें इसमें डिराइव कर सकते हैं। ठीक है। तो थ्योरी के हिसाब से हम लोग डायरेक्टली सीधा ऑप्शंस लिखते हैं पहले कौन कौन से सही हैं। ए और बी फैक्ट हैं, दोनों करेक्ट हैं। अभी मैं आगे इसको डिराइव करके दिखाता हूँ। तो ये ए और बी करेक्ट है। अब जाते हैं सी पार्ट पे। सी पार्ट के हाफ लाइफ ऑफ रेडियम डिपेंड्स ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन। ओके, ओके। अब हाफ लाइफ जो जब डिके होता है, रेडियो एक्टिव डिके, वो फर्स्ट ऑर्डर होता है। ठीक है। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारा जो हाफ लाइफ होता है वो आता है हमारे पास ln2 अपॉन लैम्डा, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। बिल्कुल ठीक है, तो ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। ओके, ठीक है। अब लास्ट पार्ट है हमारा डी पार्ट। अब डी पार्ट हमें पता है कार्बन 14 जो है रेडियो एक्टिव है और वो कार्बन डेटिंग में यूज होता है एज ऑफ फॉसिल्स निकालने के लिए। अब वो मेथड वो यूज होता है जो अभी प्रेजेंट ऐसे ही ऑर्गेनिज्म हम लोग ढूंढेंगे जिसमें कार्बन 14 की कंसंट्रेशन हम देख लेंगे। ठीक है। और एक फॉसिल जो जिस ऑर्गेनिज्म का फॉसिल है उसमें कार्बन 14 की कंसंट्रेशन देख लेंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और कार्बन 14 की हमें हाफ लाइफ पता होती है, ठीक है, कुछ 5000 ईयर्स के आसपास होती है। उस हिसाब से हम लोग एज ऑफ फॉसिल निकाल सकते हैं। वही हम लोग इस टाइप की इक्वेशन यूज करते हैं। कार्बन 14 की हाफ लाइफ आपने क्या कहा? 5000 ईयर्स के आसपास। ओके, दैट्स ग्रेट। तो n इज इक्वल्स टू n0 e की पावर माइनस लैम्डा टी से निकाल लेंगे। और जहाँ पर हम लोग लैम्डा कह ही सकते हैं ऊपर वाली इक्वेशन से ln2 अपॉन टी हाफ है।
फाइन। तो इससे हम लोग निकाल ही सकते हैं। एन नॉट हम लोग अभी क्या मान लेंगे, एन हमारा पुराने ऑर्गेनिज्म में कितना है, टी हम लोग निकाल लेंगे। ठीक और है, इस मेथड का नाम कार्बन डेटिंग ही है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। ऑप्शन ये करेक्ट है, ये वाला और ये वाला गलत हमारा है। आंसर आ गया ए कॉमा बी कॉमा डी। ठीक है, बस अब मेन बात रहेगी ए और बी को डिस्कस करना। ठीक है, अब ए और बी जो है जनरल फैक्ट्स हैं। बिल्कुल। ठीक अब है। उसको हम लोग एक पर्टिकुलर केस से सॉल्व करते हैं। Okay. सबसे पहले फर्स्ट ए ऑप्शन, इसमें क्या कह रहे हैं हम लोग, अल्फा डिके हो रहा है। तो हम लोग कोई भी एक जनरल रिएक्शन ले रखते हैं, 238U92, इसमें अल्फा डिके हुआ तो 234 थोरियम बना ये, ठीक है, 90। ये सब हमें याद करने की तो जरूरत नहीं है ना कि मतलब 234 थोरियम का होता है और इसे कुछ याद नहीं करना, ये एक्चुअली बस फैक्ट्स हैं। ठीक है, ये हम लोग बस समझ सकते हैं, ये एक तरीके से बस थ्योरी है कि ये ऐसा है। ठीक है, ठीक है, सब एग्जांपल्स में होल्ड करता है। तो बस ऑप्शन तो कोई उन्होंने बोला नहीं है क्योंकि ये सब्जेक्टिव पेपर तो है नहीं, ऑब्जेक्टिव है, तो बस हमें फैक्ट्स याद होने चाहिए। राइट। ठीक है, तो अब इनिशियल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रेशियो कितना है, ठीक है, तो हमें प्रोटॉन अपॉन न्यूट्रॉन चाहिए। ठीक है, ठीक है, प्रोटॉन जो होता है हमारा Z होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, बस अब Z की वैल्यू हमने डाल दी 92 अपॉन 238 माइनस 92। ठीक है, ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.63 आएगा। 238। हाँ सॉरी 238। ठीक है, ओके, अब ये इनिशियल है, फाइनल की बात करते हैं। 234। ये आ जाएगा 90 अपॉन 234 माइनस 90, बिल्कुल। जिसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो 0.625 आएगा। सो इट डिक्रीज्ड, जो क्वेश्चन में पहले ही दे रखा है। ठीक है, ओके, अब लास्ट बी पार्ट पे जाते हैं हम लोग। बी पार्ट में क्या है, हम लोग का नॉर्मल सा बीटा नेगेटिव डिके हो रहा है, तो हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये सबके लिए होल्ड करेगा ट्रू। ठीक है, एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा, बीटा नेगेटिव डिके प्लस एक एंटी न्यूट्रोनो निकलेगा, बिल्कुल सही। सॉरी न्यूट्रोनो निकलेगा। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, अब इनिशियल कितना होगा, इनिशियल प्रोटॉन 6 अपॉन 14 माइनस 6, ठीक है, तो ये आ जाएगा 6 अपॉन 8 विच इज एक्चुअली 0.75। फाइन। अब फाइनल निकालते हैं हम लोग, फाइनल क्या होगा 7 अपॉन 14 माइनस 7 ठीक है, विच इज एक्चुअली 1, सो इट इंक्रीजेस, जो क्वेश्चन में दे रखा है। तो हमारे ये दो पार्ट्स भी करेक्ट आ गए। तो ये बस मतलब फैक्ट्स हैं जो हमने बस वेरीफाई कर दिया। हमें ये लर्न करने की भी नहीं जरूरत, क्योंकि हमें पता है कि अल्फा डी के होता क्या है बेसिकली। हमें पता है कि एक 4 का हीलियम निकल जाता है, हाँ 4 एटॉमिक नंबर का, और 2 एटॉमिक नंबर का 4 मास नंबर का एक हीलियम निकलता है। तो फिर मतलब उसके बाद हम कैलकुलेट कर ही सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। बीटा नेगेटिव के लिए भी ऐसी चीजें पता है। तो बेसिकली हमें इसमें फैक्ट लर्न करने की भी जरूरत नहीं है, उसी टाइम पे लाइक लेस देन 30 सेकंड में हम ये निकाल सकते हैं और हमारे आंसर्स आ जाएंगे। जैसे हमें ये देखना है कि हमें चारों ऑप्शंस देखने पड़ेंगे क्योंकि मल्टीपल करेक्ट है। मल्टीपल करेक्ट है। और डी ऑप्शन कार्बन डेटिंग वाला ये तो एकदम फैक्ट ही है, ये तो हो ही जाएगा। एंड सी वाला भी 1 मिनट में ही निकल जाता है। सो दिस वाज एन इजी क्वेश्चन, मतलब बहुत स्कोरिंग होता अगर ये मतलब इसके मुझे 5 नंबर मिल रहे होते चाहिए में, बहुत ही मजा आ जाता है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 16। So coming to question number 17, it says, two radioactive materials X1 and X2 have decay constants 10 lambda and lambda respectively. If initially they have the same number of nuclei, then the ratio of the number of nuclei of X1 to that of X2 will be 1 by E after the time. Basically हमें दो रेडियो एक्टिव मटीरियल्स दिए हुए हैं X1 और X2 और उनके डीके कांस्टेंट 10 लैम्डा और लैम्डा दिए हुए हैं और इनिशियली उनमें सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है। हमें बताना है कि जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है X1 और X2 के, उनकी रेशियो 1 by E हो जाएगी आफ्टर विच टाइम। ऑप्शंस दिए हुए हैं 1 by 10 लैम्डा, 1 by 11 लैम्डा, 11 by 10 लैम्डा और 1 by 9 लैम्डा। बेसिकली जो उनके डीके कांस्टेंट है लैम्डा के टर्म में, हमें टाइम भी उसी वेरिएबल लैम्डा के टर्म में ही बताना है। सो लेट्स सी हाउ विल डू दिस क्वेश्चन। ओके, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लोग को नॉर्मल जो रेडियो एक्टिव लॉ होते हैं उसकी इक्वेशंस लिखते हैं। तो x1 के लिए हमारे लिए आ जाएगा n1 इज इक्वल्स टू n0 e की पावर माइनस 10 लैम्डा टी, kT होता है। वैसे ही x2 के लिए हमारे पास आ जाएगा n2 इज इक्वल्स टू n0 e की पावर माइनस लैम्डा टी। ये n0 सेम इसलिए क्योंकि दे रखा है
सॉरी लैम्डा टी। That's right. हाँ, ये एन नॉट इसलिए सही सेम है क्योंकि हमें दे रखा है स्टार्टिंग इनिशियली दोनों का सेम है। Exactly. तो अब हम लोग को क्या निकालना है, हमारे पास दो इक्वेशन है और वेरिएबल्स कितने हमारे पास, n1 n2 और t। That's right. तो दो इक्वेशंस और तीन वेरिएबल, तो अब ये सॉल्व तो हो नहीं सकता। Right. लेकिन क्वेश्चन में हमें तीनों को सॉल्व करने के लिए बोला भी नहीं है। Exactly. हमें जो टाइम है वो लैम्डा के टर्म्स में निकालना है, तो बेसिकली लैम्डा हमारे लिए वेरिएबल नहीं है इस केस में। That's right. लैम्डा नहीं, टी, लैम्डा वेरिएबल है ही नहीं। हाँ वही, मतलब लैम्डा वेरिएबल नहीं है, टी वेरिएबल हाँ, है हमारे लिए। तो right. तो हम लोग को वैसे भी n1 और n2 की रेशियो की बात करनी है। That's right. तो हम लोग क्वेश्चन में जो फर्स्ट इक्वेशन है ये वाली और ये जो सेकंड इक्वेशन है, इसको अगर हम लोग डिवाइड कर दे तो n1 अपॉन n2 जो है हमारे पास आ जाएगा e की पावर -10 लैम्डा टी प्लस अपॉन सॉरी e की पावर माइनस लैम्डा टी। तो ये हो जाएगा हमारे पास n1 अपॉन n2 हमें दे रखा है 1/e हो जाना चाहिए। राइट, और अब हम पावर्स को यहाँ पे हाँ, सीधा ये e की सब्ट्रैक्ट कर पावर सकते हैं। 9 लैम्डा टी हो जाएगा। राइट, तो जब इक्वेट करेंगे तो 1 इज इक्वल्स टू 9 लैम्डा टी, सो टी आ जाएगा हमारे पास 1/9 लैम्डा। Exactly. So which is actually answer D. That's right. So basically, this question में if we see, once you get the logic, it's not a very difficult question. इसमें basically the catch here was कि कई बार होता है कि हम लोग को वेरिएबल कुछ ज्यादा दिए होते हैं, बट इसमें भी सी कि हमें वेरिएबल के टर्म में ही आंसर निकालना है, सो वी डोंट रियली नीड टू फाइंड लैम्डा हियर। ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 17. Coming to question number 18 now, it says it is a matrix match type of a question. Such common questions are also do carry a weightage in competitive exams. Basically column A में हमारे पास चार ऑप्शन दिए हैं, जिसमें पहला है रेशियो ऑफ न्यूक्लियर साइज ऑफ द टू आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन. हमें पता है क्लोरीन के आइसोटोप्स होते हैं Cl35 और Cl37. और दूसरा ऑप्शन, दूसरा पार्ट है इफ हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम इज 200 डेज, हमें उसकी मीन लाइफ निकालनी है. थर्ड इज 12 कार्बन 12C6, that is carbon with the mass number of 12, and the oxygen with 16O8, that is the oxygen with mass number 16, and basically carbon and oxygen they are, हमें पता नहीं है क्या है वो. फोर्थ क्वेश्चन है अल्फा पार्टिकल्स एंड Li2+, दैट इज अ लिथियम आयन, आर बोथ. और कॉलम बी में हमारे पास दिए हुए हैं, एक है ऑप्शन 288, सेकंड पार्ट है आयंस, थर्ड पार्ट है 0.981 एंड फोर्थ पार्ट है आइसोडाइफर्स. बेसिकली अगर हम इस क्वेश्चन में देखते हैं, इवन सॉल्व करने से पहले भी मैट्रिक्स मैच टाइप के क्वेश्चंस में और इवन मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस में हमें आंसर्स को पहले चेक करना पड़ता है और उनकी वैलिडिटी देखनी पड़ती है. अब फॉर एग्जांपल इन दिस क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि जैसे जो पहले दो क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ न्यूक्लियस एंड मीन लाइफ हाउ मेनी डेज, ये दोनों बेसिकली वैसे भी नंबर्स में ही आएंगे और ऑप्शन में हमें पता है कि दो ही ऑप्शन में नंबर दिए हुए हैं, तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि 1 और 2 का आंसर ए और सी में से कोई एक होगा. सिमिलरली अगर हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, सी और ओ के जो दिए हुए हैं दीज आर, ठीक है, हमें अब ऑब्वियसली वो उसका और लास्ट पार्ट का आंसर बी और डी में से ही एक होगा, उनकी वैल्यू नंबर नहीं आ सकती. तो इस वजह से हमने ऑलरेडी दो ऑप्शन हर क्वेश्चन के लिए एलिमिनेट कर दिया. नाउ वी सी कैसे करना है इसको सॉल्व. ओके, तो फर्स्ट पार्ट, अब रेशियो ऑफ न्यूक्लियर साइज पूछा है. अब हमें पता है रेडियस ऑफ जो न्यूक्लियस होता है वो होता है R इज इक्वल्स टू R0 A की पावर 1/3. दैट्स राइट. वेयर A इज इक्वल्स टू मास नंबर. राइट. अब हमें बोला है क्लोरीन के आइसोटोप्स को कंपेयर करना है. तो क्लोरीन के आइसोटोप्स हमें पता है 35 17 Cl एंड 37 17 Cl होते हैं. राइट. अब इसके लिए A जो है 35 है और इसके लिए A जो है 37 है. That's right. अब हमें बोला रेशियो निकालने, R0 सेम है तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A की पावर 1/3. तो रेशियो हम लोग कह सकते हैं रेशियो इज 35 अपॉन 37 की पावर 1/3, जिसे अगर हम लोग सॉल्व करें तो अप्रोक्सीमेटली 981 आता है. That's right. So which corresponds 1 is to C. Right. अब नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं.
नेक्स्ट पार्ट के लिए हमें बोला है मीन लाइफ हमें निकालनी है, जबकि हमें हाफ लाइफ दे रखा है। अब हमें पता है मीन लाइफ जो होती है वो होती है 1 अपॉन रेट कांस्टेंट दैट इज लैम्डा, बट हमें पता है लैम्डा इज इक्वल्स टू ln2 अपॉन टी हाफ। तो अगर हम इसे सब्सटीट्यूट कर दें तो हम लोग कह सकते हैं मीन लाइफ जो टाउ है वो है 1 अपॉन ln2 इंटू टी हाफ। दैट्स राइट। तो अगर हम इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं तो 1.44 इंटू टी हाफ आती है। तो ये रिलेशन हम याद भी रख सकते हैं। सो टाउ की जब वैल्यू हम निकालेंगे तो आएगा 1.44 इंटू 200, सो विच इज एक्चुअली 288 days। दैट्स राइट। सो वी कैन से दैट सेकेंड corresponds to A। नाउ वी हैव टू सॉल्व थर्ड पार्ट। हमें दे रखा है, पहले फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं, वो डायरेक्टली इजी सा है। तो फोर्थ पार्ट के लिए अल्फा पार्टिकल पता है हमें हीलियम न्यूक्लियस होता है, हीलियम 2+। हाँ, सो हीलियम न्यूक्लियस बना दिया हमने। अब हमें पता है लिथियम 2+ भी। अब ये दोनों जो हैं आयंस हैं, राइट। तो ये क्योंकि इनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलग है, ये अपने आयनिक फॉर्म में है, तो हम लोग इसे कह सकते हैं 4 corresponds to B। राइट। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड पार्ट की ओर, जिसमें हमें दे रखा है 12C6 एंड 16O8। अब ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए जो हमारे आंसर्स आ चुके हैं तो 3 का आंसर डी आना चाहिए, दैट इज आइसोडाइफर्स। तो अब हम लोग कंफर्म करते हैं ऐसा हो क्यों रहा है। तो सबसे पहले हम लोग एटॉमिक स्पीशीज देखते हैं क्या है हमारे पास। फिर हमारे पास Z क्या है, A क्या है, A माइनस Z जो है हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, फिर अब हमें लास्ट में आइसोडाइफर्स होते हैं जिसमें डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इज सेम, वो होते हैं आइसोडाइफर्स। तो हमें वेरीफाई करना है कि ये सेम आ रहा है। राइट। ठीक है, तो ये है 12C6, तो इसके लिए Z आ जाएगा 6, A आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 12 माइनस 6 विच इज 6। डिफरेंस बिटवीन दिस इज 0। अब जाते हैं हम सेकेंड पार्ट ऑक्सीजन में। तो ऑक्सीजन के लिए आ जाएगा 16O8, सो विच गिव्स अस 8, 16, 8 and again difference is 0. Since difference is same, we can say that they are isodiapers. राइट। हम लोग ये भी कह सकते हैं जनरली जो नेचर में अकर करते हैं आइसोडाइफर्स, उनके लिए जनरल प्रॉपर्टी ये देखी जाती है, A is twice of Z ज़्यादातर। That's right. तो बेसिकली what are isodiapers, that is an important thing because ये concept इतना नहीं दिखा जाता है बुक्स में, but it is an important concept. And secondly, if we see that for this question, the given to us according to the matrix match, from that we would have already found out our answer. Basically that is very important because we don't really have that much time in a question to solve everything. Okay, so in that case it becomes important to eliminate out the options. So this was question number 18.